नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी अहम बैठक। जल संसाधन मंत्री सहित कई मंत्री होंगे शामिल। भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर दे दी है सिंधु जल संधि निलंबित करने की सूचना। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा। वहीं पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं किए जाएंगे रद्द। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान करने के साथ तेज हुई कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के मकान को उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली व्यापारियों ने रखा है बंद, सड़क पर किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर की श्रद्धांजलि सभा, किया विशाल आक्रोश प्रदर्शन। नए वक्फ कानून के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का किया विरोध। और 27 साल बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार। सरदार राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए महापौर। साल 1998 के बाद दिल्ली में नगर निगम, विधानसभा और केंद्र में भाजपा की सरकार। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में नहीं लिया था हिस्सा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के अलावा के आवास पर एक अहम बैठक होगी। बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। भारत ने पाकिस्तान को एक औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत चौधरी ने आज केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। MHA ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द होने की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो ऐसे सभी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पाकिस्तान जल्द भेजें। पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीजा निलंबन के हालिया निर्णय का इन वीजाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये भी साफ किया कि मानवीय आधार पर जारी किए गए LTV वीजा रद्द नहीं किए गए हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण से उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को राहत मिली है जो लंबे समय से भारत में बसे हुए हैं या बसे रहना चाहते हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर
बैसरन पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे तीव्र प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की यह कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कल देर रात मोनगामा त्राल में एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए लश्कर के आतंकवादी आसिफ अहमद शेख के घर को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी आसिफ अहमद के घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। देखिए डीडी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त मोनगामा त्राल में हूं और ये घर है आसिफ शेख का। जैसा आप देख सकते हैं इसको डिमोलिश कर दिया गया है और कहा जा रहा है आसिफ शेख का हाथ जो है वो पहलगाम के अटैक में था और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का और कहा जा रहा है कि आसिफ शेख का जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आसिफ शेख का हाथ इंटेलिजेंस को ये मालूम चला है कि पहलगाम के अटैक में था। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, त्राल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की बात दोहराई। उपराज्यपाल ने कहा कि देश को हमारी सेना, पुलिस और सीएपीएफ की बहादुरी और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख ने COAS ने विक्टर फोर्स मुख्यालय का दौरा किया। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। सेना प्रमुख सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैसरन मैदानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार और सेना की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। आतंकी हमले के बाद एक बार फिर आमजन में पाकिस्तान को लेकर रोष है और जगह जगह पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। गांधीनगर मार्केट में भी बंद का असर दिखा। दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। चांदनी चौक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाले गए। व्यापारियों द्वारा 100 से अधिक बाजारों को बंद करने का भी आज आह्वान हुआ, जिसका असर दिन भर दिखाई दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
सभा को संबोधित करते हुए विहिप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए 26 हिंदू पर्यटकों का इस्लामी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किया गया जघन्य नरसंहार देश के ऊपर किया गया हमला है, जिसका बदला भारत जरूर लेगा। हमारे झेलम से, चेनाब से, इंडस से वहाँ पानी जाता है। 93% खेती, 33% बिजली, पीने का पानी भारत से बहकर जाता है। हमने वो समझौता तोड़ दिया है। जो परिणाम होंगे पाकिस्तान को भुगतने होंगे और हम इसमें से कश्मीर, जो गुलाम कश्मीर है, उसकी आजादी के लिए भी प्रतीक्षा करेंगे। उनको आजादी मिले, वो भारत के साथ विकास की धारा में शामिल हों, इसका भी समय आ गया है। हम सब सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें सारा समाज सहयोगी होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के कारोबारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार सहित राजधानी के अधिकतर बाजारों में व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में सड़कों पर मार्च किया। चांदनी चौक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और मार्च निकाला। इस दौरान पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। पूरे देश में इस वक्त एक ही लहर है कि जिस तरह से आतंकियों ने नृशंस तरीके से उन लोगों की हत्या की जो श्रीनगर में घूमने गए थे, पहलगाम घूमने गए थे, और अब लोगों की मांग है कि उसी भाषा में पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और इसकी मांग को लेकर दिल्ली का व्यापारी भी एकजुट है और लगातार सड़कों पे है। अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके विरोध स्वरूप वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। और इस पूरे मामले में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। खंडेलवाल जी, कितना बड़ा गुस्सा, कितना बड़ा रोष, और आज आपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़कों पे एक स्वरूप में मांग की है, क्या है? लगभग 900 से अधिक बाजार, 8 लाख से अधिक दुकानें, 1500 करोड़ रुपए का कारोबार आज नहीं करेंगी। और अभी हमने इतना बड़ा मार्च निकाला है चांदनी चौक से लेकर के ऐतिहासिक लाल किले तक, जो इस बात का संदेश देता है कि जो परिवार इस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए, हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दृढ़ता के साथ जो निर्णय लिए हैं, पूरा देश और देश के सभी व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। व्यापारियों ने भी ये निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान से सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। व्यापारी जब एक साथ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी की ताकत भी बढ़ जाती है। पूरा व्यापार आपने बंद किया और संदेश है कि आप प्रधानमंत्री के साथ। ये तो केवल अभी एक झांकी है। अगर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश दे दें तो देश का व्यापारी पाकिस्तान की ओर भी कूच कर देगा। तो इसलिए व्यापारियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई है। हम भामाशाह के वंशज हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद करके और उनकी सेना बनवाई थी। एक बार प्रधानमंत्री, लेकिन हमें मालूम है हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं, निर्णय लेने की क्षमता है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने की भी क्षमता नरेंद्र मोदी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल थे, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया है, आज देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाएगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। हलफनामे में अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकारा गया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि संसद से पारित वक्फ कानून को धर्म और संपत्ति के आधार पर चुनौती दी गई है, जिस पर अंतरिम रोक की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कोर्ट में वक्फ अधिनियम को संवैधानिक बताया है। केंद्र ने कहा कि यह एक स्थापित व्यवस्था है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगी। इस पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस हुई है। कानून की संवैधानिकता की जांच करना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन अंतरिम तौर पर कानून के किसी भी प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाना इस धारणा का उल्लंघन होगा। हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जा रही याचिकाओं में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है। याचिकाएं मुख्य रूप से मुस्लिम समाज समुदाय से संबंधित लोगों के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अधिकारों के संबंध में कथित विधायी अतिक्रमण के आरोपों पर कानून को चुनौती देती हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान इन चुनौतियों की जांच करेगा। याचिकाएं इस गलत दलील के आधार पर दायर हुई हैं कि वक्फ कानून में संशोधन अनुच्छेद 25 या 26 के तहत दिए गए किसी अधिकार को छीन लेते हैं। वक्फ अधिनियम का मूल उद्देश्य ऐसे वक्फ को वैधता देना है जिन्हें सामान्य कानून के तहत अमान्य माना जाता था। जब कोई अधिनियम वैधता प्रदान करता है तो ऐसा अधिनियम कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी लगाता है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस दत्ता ने कहा कि महात्मा गांधी भी वाइसरॉय को पत्र लिखते समय योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे। क्या इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे? अदालत राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए अदालत ने कहा कि भविष्य में इस तरह के बयान पर अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र में वीर सावरकर की प्रशंसा की थी। वह इतिहास भूगोल जाने बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के वीर सावरकर मुद्दे पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने पूरे मामले में राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। बीजेपी नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर द्वारा आज़ादी के योगदान की प्रशंसा की है। राहुल गांधी को वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वीर सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की हट पर आमादा रहते हैं
और जिस तरह की बेशर्मी पर वो आमादा रहते हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और श्रीमान राहुल गांधी की दादी थी, वह भी वीर सावरकर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की प्रशंसक रहीं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी प्रशंसा करती हैं और राहुल गांधी को कलंकित करने का कुछ कुकर्म करते हैं, तो साफ तौर पर विद्वान न्यायाधीशों ने आज राहुल गांधी को जिस तरह से फटकारा है, इस फटकार के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मेयर पद पर 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। भारत के सरदार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन गए हैं। मेयर चुनाव में कुल 142 वोट डाले गए। इसमें राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 8 वोट प्राप्त हुए। 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इसी के साथ 27 साल बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार होगी। वहीं जय भगवान यादव उप महापौर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने उप महापौर पद पर नाम वापस ले लिया था। सरदार राजा इकबाल सिंह अब तक दिल्ली एमसीडी के नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे। वह इससे पहले नॉर्थ एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं। जीत के बाद राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली की जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के लिए जाएंगे। गत कुछ वर्षों से दिल्ली में विकास की गति धीमी हो गई थी, उसे दिल्ली सरकार तथा केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुनः गति प्रदान की जाएगी। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हो रही है। बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 27 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आंकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में ये मात्र 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाके में 1.1% पर है। गांवों और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब ये अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मजीठिया और पंजाब पुलिस से कहा है कि वो ड्रग्स केस को लेकर मीडिया में कोई बयान न दें। साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर मजीठिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो पंजाब पुलिस जमानत रद्द कराने के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश की नहीं दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 21 जून को 1 लाख से ज्यादा जगह पर सामूहिक योग किया जाएगा। योगा के लिए पूरे जो संस्थानें हैं,
जो भी इसमें योग गुरु है, योग टीचर है, हमारे जो आयुर्वेदा कॉलेज है, सभी के माध्यम से इसका प्रचार किया जाए और 21 जून के दिन 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर सामूहिक योगा किया जाएगा। बीते एक दशक में भारत मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल में दुनिया के पसंदीदा देश के रूप में उभरा है। फिक्की की ओर से आयोजित मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोग योग और वेलनेस के लिए आते हैं। भारत ने आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण कर होलिस्टिक हेल्थ पर खासा ध्यान दिया है, जिसका नतीजा है कि भारत आज दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी देश है। आयुष मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित इलाज की व्यवस्था कर भारत दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। पिछली एक दशक में भारत चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक के रूप में उभरा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों का तेज़ी से बढ़ता हुआ एक नेटवर्क है, जिसमें 60 से अधिक JCI मान्यता प्राप्त और लगभग 1400 से अधिक NABH मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल है। पहलगाम घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये देश के ऊपर हमला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं और आगे भी कड़े निर्णय लेंगे। सही मायने में पाकिस्तान जो उन लोगों को पाल रहा है, उसको सबक सिखाने का ये सही समय आ गया है। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान को जल्द ही उसका सबक सिखाएंगे कि कभी आगे चलकर उसकी भारत की तरफ टेढ़ी नज़र करने की हिम्मत भी नहीं होगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।